इट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन का टॉपिक, यानी कि संचार का टॉपिक। ये टॉपिक ना आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देती हूँ ताकि आपको ये रिकॉल हो जाए। मान लो आपने पहले पढ़ा हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और रिकॉल हो जाएगा। और मुझे ऐसे बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आईसीटी बेस्ड टीचिंग करा दो, तो इसके बाद जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको आईसीटी बेस्ड टीचिंग करा दूंगी। और इसके साथ साथ मुझे पता है आपको दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर भी कराना है, वो भी मैं आपको जनवरी के मंथ में ही कंप्लीट करा दूंगी। तो 2-3 दिन में ही आपको जो आपका दिसंबर का करंट अफेयर होगा वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और कम्युनिकेशन का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है पीजीटी वालों का एग्ज़ाम है, तो पीजीटी में आईसीटी बेस्ड टीचिंग का टॉपिक दिया गया है। तो ये जो टॉपिक रहेगा ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी यूट्यूब पर, तो आपको क्लास देख लीजिएगा। इसके अलावा मुझे एक बात और बतानी थी, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड्स के नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे ये ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट नोट्स पेड रहेंगे, तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो परचेज़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार। संचार जो है ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, इसके बिना हमारी लाइफ जो है वो हम पॉसिबल नहीं कह सकते। क्योंकि अगर मान लो हमने कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए हमें संचार की ज़रूरत होती है। संचार में अब क्या क्या आता है? तो संचार में हम क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, आइडियाज़, ये सब किस में क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक सेंडर होगा इसमें और एक क्या होता है? रिसीवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंडर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसीवर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बहुत सिंपल से वर्ड हैं, आपको पता होगा सेंडर वो होता है जिसने क्या किया है, जो मैसेज है उसे भेजा है। ठीक है, रिसीवर वो होता है जिसने मैसेज को प्राप्त किया है। अब जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाते समय मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? अपना मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप तक वो मेरा जो बातें हैं वो आप तक पहुँच रही हैं, तो वो क्या है? रिसीवर है। आप यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं? रिसीवर का काम कर रहे हैं। तो ये अभी हम इसको किसका नाम दे सकते हैं? कम्युनिकेशन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक सेंडर होगा और दूसरा क्या होता है? रिसीवर होता है। सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है और रिसीवर वो होता है जो मैसेज को प्राप्त करता है। इसके बाद यहाँ पर एक्सचेंज होता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अब ये एक्सचेंज किससे रिलेटेड होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सचेंज हम किस किस चीज़ का कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किस किस चीज़ों का होगा? इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सकता है, हमारी फीलिंग्स का एक्सचेंज हो सकता है, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है, ठीक है, या अगर हम कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज होता है। इसी को हम क्या कह देते हैं? ये क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर संचार जो है दो लोगों के बीच या लोगों के समूह के बीच वर्बल या नॉन वर्बल माध्यमों से सूचनाओं, विचारों, तथ्यों, विश्वास, भावनाओं और दृष्टिकोण के पारस्परिक आदान प्रदान को क्या करता है? संदर्भित करता है। ठीक है, तो सबसे ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपको बताई है, अभी मैं आपको यहाँ पर ये समझा चुकी हूँ, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि संचार जो है वो किस किस के बीच में हो सकता है? दो लोगों के बीच में हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, ये कैसा होगा? वर्बल भी हो सकता है, बोलकर भी अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होगा वो नॉन वर्बल हो सकता है, यानी कि संकेतों के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से आप अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? अपनी सूचनाएँ, अपने विचार, जो फैक्ट्स होते हैं, अपनी जो ट्रस्ट है, बिलीव्स है, भावनाएँ हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है, ये सब, इन सब का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, या फिर हम इसे क्या कह देते हैं? कम्युनिकेशन बोल देते हैं इंग्लिश में। आई होप आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको समझाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये इसीलिए पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि कई एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस देखे गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा ये टॉपिक मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है और कौन से वर्ड से ये बना है, इसका मीनिंग क्या है। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जो है वो आपके लैटिन भाषा के शब्द
कम्युनिकेयर से बना है, ठीक है। किससे बना है ये? कम्युनिकेयर से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है अर्थ प्रदान करना या फिर भाग लेना या फिर संचारित करना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? अर्थ को प्रदान करना या मीनिंग संचारित करना होता है, या फिर भाग लेना क्या है इसका मीनिंग होता है। तो ये क्या है? आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कम्युनिकेशन क्या है? कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इसका मतलब क्या है? किससे लिया गया है? कम्युनिकेयर से, जिसका मीनिंग क्या होता है? भाग लेना या फिर संचारित करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्ड कम्युनिकेयर इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड कम्यून्स। यहाँ पर मैंने लिखा है जो वर्ड कम्युनिकेयर है ये कौन से, किस भाषा का रूट वर्ड है, कौन सा रूट वर्ड से लिया गया है? तो कम्यून्स रूट वर्ड से ये लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू टेक कॉमन और टू शेयर, जिसका अर्थ क्या है? बनाना या फिर साझा करना, ठीक है। तो यहाँ तक का ये पॉइंट जो है आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने ये बताया आपको कि जो कम्युनिकेशन है इसका अर्थ होता है कम्युनिकेयर करना, या फिर ये कहाँ से डिराइव किया है? कम्यून से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है सामान्य बनाना या फिर साझा करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स। आवश्यक संचार कौशल क्या क्या हो सकते हैं? तो इसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है लिसन। आप कहीं भी जैसे आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वहाँ पर सुनना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आपने मतलब यहाँ पर सेंडर जो है, सेंडर ने मान लो आपको कुछ भेजा है तो आपने क्या किया? रिसीव किया। तो वो रिसीव कैसे किया है? उसकी बातों को सुनकर रिसीव किया है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? उसे लिसन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला आवश्यक संचार कौशल है वो क्या है? लिसन, यानी कि सुनना। अब यहाँ पर सेंडर कुछ भेज रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। और रिसीव कैसे कर रहे हैं? सेंडर की बातों को सुनकर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है आपका? लेसन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है ओपन माइंडेड। अब यहाँ पर आप सुन रहे हैं तो आपका यहाँ पर दिमाग जो है वो खुला हुआ होना भी जरूरी है, ओपन माइंडेड होना भी जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ओपन माइंडेड होना जरूरी है। आप यहाँ पर इसको बहुत ओपन माइंडेड होकर सुनेंगे। इसके बाद कॉन्फिडेंस की बात कर लेते हैं। तो आवश्यक, अब आप मान लो कम्युनिकेट करेंगे किसी के साथ में तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? कॉन्फिडेंस भी है। इसके बाद फिर वहाँ पर क्या आएगी? फीडबैक आएगी, आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। फिर फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, मित्रत्व की भावना होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पर कुछ एसेंशियल्स यहाँ पर स्किल पॉइंट्स दिए गए हैं जो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे सीरीज में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? लिसन करना आना चाहिए। उसके बाद ओपन माइंडेड हो आप। ओपन माइंडेड के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद फीडबैक एंड देन यहाँ पर फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल स्किल्स मानी जाती हैं। तो पहले पॉइंट पर मैंने क्या बताया आपको? पहले पॉइंट पर LOCFF, L से क्या बनता है? लिसनिंग बनता है। O से क्या बनता है? ओपन माइंडेड। C से क्या बनता है? यहाँ पर कॉन्फिडेंस। F से आपका फीडबैक एंड देन F से आपके यहाँ पर फ्रेंडलीनेस बनता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक के जो स्किल्स मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं इसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं या फिर संचार की प्रक्रिया की बात करते हैं तो संचार की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक्स के साथ में लिख दिया है ताकि आप इसको याद रख सकें, ठीक है। एसेंशियल स्किल्स के लिए मैंने आपको बताया था LOCFF। यहाँ पर क्या प्रोसेस है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है? तो यहाँ पर ये मैंने ट्रिक लिखी है MSECDRF, ठीक है। MSECDRF, ठीक है। M से क्या बनेगा? इसको आप ऐसे याद रख लेना, मैं सिर्फ एक छोटी डॉक्टर हूँ। ये फीडबैक है, ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटी डॉक्टर हूँ, MSECDR, ठीक है। MSC पहले MSC याद रखेंगे, MSC की फिर क्या क्या? CDR। तो MSC की है तो छोटी डॉक्टर हूँ, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? फीडबैक है, इसको ऐसे याद रख लेना। तो M से आपका क्या बनेगा? M से आपका पहला पॉइंट आएगा मैसेज, ठीक है, संदेश। इसके बाद S से आपका सेकंड पॉइंट बनने वाला है सेंडर होगा। सबसे पहले आपके पास कोई मैसेज है, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पास एक मैसेज आपको देने के लिए या कोई टॉपिक है
फिर मैं यहाँ पर क्या होगा, एक सेंडर होगा, तो उस मैसेज को पहुँचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक सेंडर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं आप क्या काम कर रही हूँ, एक सेंडर का काम कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ई का मतलब होता है एनकोडिंग करना। एनकोडिंग के बाद है चैनल, एनकोड करना यानी कि मैं अपने शब्दों में आप तक रिप्रेजेंट करूँगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आएगा सी। अब यहाँ पर क्या है, चैनल की बात हो रही है, तो चैनल यहाँ पर आपके लिए जो चैनल है वो यूट्यूब है। इसके बाद डी है जो डिकोड करेंगे। अब यहाँ तक मैंने जो मेरा मैसेज था उसको क्या किया, आप तक पहुँचाने के लिए अपने भाषा में आप तक पहुँचाया, ठीक है। आपने उनको क्या कर लिया, अब यहाँ पर आप क्लास देख रहे हैं तो आपने समझा, अपने शब्दों में उसे क्या किया, एनकोड कर लिया। एनकोड करने के बाद आपको वो मैसेज रिसीव हो गया एंड देन आप क्या देंगे, उसके बदले में फीडबैक देंगे। जैसे फीडबैक अब यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो ये क्या एक तरीके की फीडबैक है। तो ये सारा का सारा क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, संचार की प्रक्रिया है। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको हम डिटेल में भी जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि एनकोड एंड डिकोड के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। अगर हम एनकोड की बात करते हैं तो एनकोड का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन या सूचना को क्या कर देना, कोड कर देना। जैसे आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। जिस तक मैसेज जाता है वो क्या करता है, उन बातों को डिकोड कर लेता है, ठीक है। आपने ये भी बात सुनी होगी, मान लो कोई दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा उनकी बात को मतलब रीड करने की कोशिश करेगा तो उसको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया है, एनकोड डिकोडिंग का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एनकोड होता है इन्फॉर्मेशन या सूचना को कोड में कन्वर्ट कर देना, एंड देन डिकोड होता है जिस तक ये मैसेज पहुँचेगा वो क्या करेगा, उस सूचनाओं को डिकोड कर लेगा। तो यहाँ तक उस कोड को ब्रेक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचेगी वो क्या होती है, उसके लिए डिकोड होता है, ठीक है। तो एनकोड का मतलब होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को कोडिंग में बांध देना, और डिकोड होता है जिस तक हमने मैसेज पहुँचाया है वो क्या कर लेता है, उन सूचनाओं को इकट्ठा कर लेता है या फिर उसे डिकोड कर लेता है अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है एनकोड एंड डिकोड के बीच में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनकोड एंड डिकोड क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा मैसेज, आप सभी को पता है मैसेज क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेंडर। सेंडर के बारे में जानते हैं। सेंडर होता है प्रेषक, ठीक है, यानी कि जो मैसेज को भेज रहा है वो क्या होता है, आपका सेंडर होता है। सेंडर का मतलब है कि व्यक्ति अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, उसको प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, वो क्या होता है, सेंडर होता है। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर मैं क्या हूँ, आपके लिए एक सेंडर का काम कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एनकोड करेंगे। मैंने क्या किया, उन बातों को एनकोड किया है। सेंडर की बात केवल रिसीवर को ही समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्टिंग मैसेज इनटू सिंबल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स एंड जेस्चर्स। तो ये क्या होता है, एनकोड होता है, यानी कि बातों को सिंबल्स के थ्रू या फिर वर्ड्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू क्या कर देना, एनकोड कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब है मैसेज। अभी मैंने आपको बताया थ्रू मीडिया, मीडिया के द्वारा भेजा जाएगा। अब यहाँ पर आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, ये सब क्या है, आपके मैसेज हैं। लेकिन ये भेजे किसके द्वारा गए हैं, तो ये जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे तो वो क्या है, आपका मीडिया का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम डिकोड की बात करते हैं, अब रिसीवर को जो है वो रिसीवर को ही समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, डिकोड है। डिकोड का मतलब होता है जो रिसीवर है उसको ही समझ में आए। तो रिसीवर अब यहाँ पर डिकोड किया, डिकोड करने के बाद उससे रिसीव हुआ, रिसीव के बाद वो क्या देगा, फीडबैक देगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं ये बहुत सिंपल से वर्ड्स है और आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने ये लिख दी है ये बात। ये जैसे अब मान लो यहाँ पर मैसेज है, आपको कुछ टॉपिक समझाना है, तो टॉपिक समझाने के लिए आप यहाँ पर सेंडर कौन होगा, एक टीचर क्या काम कर रहा है, सेंडर का काम कर रहा है, ठीक है। एनकोड यानी कि आपको कोई भी बात बतानी है, लेकिन छोटे बच्चे ऐसे होते हैं उनको कोई भी बात बहुत ईजिली समझ में नहीं आती, तो आप क्या करते हैं, उसको स्टोरी की फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्टोरी है उसको आपने यहाँ पर क्या किया है, एनकोड किया है। एनकोड करने के बाद यहाँ पर ये जो सी है ये क्या है, मेरी क्लास होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद आप तक रिसीव हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ओके, एंड देन आप फीडबैक देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये एक स्टूडेंट और टीचर की लैंग्वेज में मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर
कोडिंग कर लिया, मतलब जो मेरी क्लास है वो क्या कर रही है, उसे कोड कर रही है, समझ रही है। इसके बाद यहाँ पर उनको अंडरस्टैंड हो रहा है, एंड देन वो रिसीव कर रहे हैं, एंड देन फीडबैक मिल रही है। तो ये सारा का सारा किससे रिलेटेड था, अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का प्रोसेस क्या रहने वाला है, संचार की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। सबसे पहले MSC CDR, ठीक है, पहले MSC याद रखेंगे, फिर CDR याद रखेंगे, एंड देन फीडबैक याद रखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यह है IFOT, ठीक है। तो आई से क्या होगा, पहले सबसे पहले IF याद रखेंगे, इनफॉर्मल, एफ से याद रखेंगे फॉर्मल। एक कम्युनिकेशन होता है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ओ से आप वन वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, फिर टी से आप टू वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इंट्रा, एंड देन होता है इंटर, ठीक है, इंटर और इंटरा, ठीक है। इसके बाद है वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको डिटेल से जान लेते हैं। फॉर्मल की बात करते हैं तो फॉर्मल में कोई भी रूल लागू नहीं होता। जैसे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बातें करते हैं, अपने घर पर बात करते हैं, तो वो सब किस में आती है, फॉर्मल में आती है, ठीक है। जहाँ पर कोई भी रूल लागू नहीं होता है वो किस में आएगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगी। जैसे आपके घर की भाषा है, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं होता, यहाँ कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, तो ये कैसी भाषा होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आपका। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो फॉर्मल की बात है। फॉर्मल आपका औपचारिक होता है। औपचारिक में जैसे आप स्कूल में बात करते हैं, स्कूल में टीचर्स के साथ बात करेंगे, प्रिंसिपल के साथ बात करेंगे, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ बात करेंगे, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज का आप यूज़ करेंगे वो सब किस में आएगा, आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि वहाँ पर आप ऐसे तू तड़ाक बात नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। जैसे आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं उस तरीके से आप वहाँ बात नहीं करते हैं। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में आप फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप उसे ओ, अरे, इस तरीके के वर्ड से संबोधित नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसे फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना होता है। तो ये क्या होती है आपकी फॉर्मल, यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद वन वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वन वे ओनली, सिर्फ यहाँ पर ओनली वन वे टाइप का कम्युनिकेशन होगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कोई भी ऑर्डर दे दिया, जैसे उन्होंने नोटबंदी का क्या दिया था, ऑर्डर दिया था, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर वो क्या था, वन वे कम्युनिकेशन था। जो भी ऑर्डर दिया जाता है वो कैसा होता है, वन वे टाइप का होता है, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाते, वहाँ पर आप क्या होते हैं, स्टैटिक फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जहां सिर्फ एक तरीके से संवाद हो रहा है, एक तरफ से संवाद हो रहा है, वो आपका वन वे कम्युनिकेशन होगा। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन की बात कर लेंगे। ये आपको क्लासरूम्स में देखने को मिलता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो दो तरीके का कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि किसी स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच किस तरीके का कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, तो आपको वहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर दो और है, इंटरपर्सनल है और इंट्रापर्सनल है। अगर हम इंटरपर्सनल की बात करते हैं तो इंटरपर्सनल होता है जो दूसरों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये टाइप्स ऑफ वन वे होगा, ठीक है, जो दूसरों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, मतलब जहाँ पर जो दूसरों को ध्यान में रखकर मतलब नहीं होगा, यहाँ पर दूसरों यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वन वे जो होता है ना, वहाँ पर सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी क्या भावनाएं हैं, वो सब ध्यान में नहीं रखी जाती। यहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो ये कैसा होता है, इंटरपर्सनल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरपर्सनल होगा जहाँ पर दूसरों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, और ये वन वे टाइप का होगा। इसके बाद इंट्रापर्सनल की बात कर लेते हैं, जहाँ दूसरों को ध्यान में रखकर कम्युनिकेशन होगा, जहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ सामने वाला भी बात कर रहा है, आप भी बात कर रहे हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं वर्बल की एंड नॉन वर्बल की। वर्बल जो होता है वो वर्ड्स के थ्रू होता है, आपके जैसे आप बोल रहे हैं शाब्दिक तरीके से होगा। नॉन वर्बल जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पर सिर्फ आप अपनी जो सिग्नल्स हैं या फिर साइन लैंग्वेज है, इन सब का यूज़ करके जो कम्युनिकेशन करते हैं वो किस में जाता है, नॉन वर्बल में जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं किसी को मैसेज भेजते हैं तो आप इमोजीज का यूज़ करते हैं, है ना, तो वो क्या है, आपका नॉन वर्बल है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ये आईसीटी में भी पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। ये अगर आप आईसीटी आपके एग्जाम में आ जाता है तो उससे भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बट आईसीटी में आपको अलग से कराने वाली हूँ, तो क्लासेस देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये 3 तरीके का होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन भी आता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है और एक डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। तो 3 तरीके के फॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलती है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। अगर हम वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये कैसे बॉटम से स्टार्ट होकर टॉप तक जाता है, ठीक है। पहले जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर कोई एक बात स्टार्ट की, फिर इसके बाद ऐसे ऊपर तक जाता जाएगा, या फिर आप इसको आप अपने आप से भी लगा सकते हैं। पहले आप पीआरटी टीचर बनेंगे, फिर आप टीजीटी टीचर बनेंगे, फिर आप पीजीटी टीचर बनेंगे। तो आपने ये क्या किया है, टॉप से किसकी तरफ लेकर जाते गए, आप बॉटम की तरफ जाते गए, ठीक है। तो ये कैसा कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर वर्टिकल कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जो है वो 2 बराबर के व्यक्तियों के बीच में होगा। जैसे कोई पीआरटी टीचर है और वो पीआरटी टीचर्स के साथ में ही बात कर रहा है, तो ये क्या है, आपका हॉरिजेंटल है। लेकिन वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो बात है वो डायरेक्ट बात नहीं होती है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, बच्चा पहले टीचर से मिलेगा, टीचर फिर अपनी बात कहाँ तक पहुँचाता है, प्रिंसिपल तक पहुँचाता है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी यहाँ नहीं होता है। तो ये किस तरीके का है, एक तरीके से पहले बॉटम से स्टार्ट होगा एंड देन टॉप तक जाएगा। हॉरिजेंटल में अगर मान लो कोई पीआरटी टीचर है तो पीआरटी टीचर से बात करेगा, तो ये सेम टाइप की बात करता है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये मिक्सचर टाइप का होता है, जिसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। ये था आपका टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट है। 1 वे कम्युनिकेशन जो है वो टीचर सेंटर रहता है। 2 वे कम्युनिकेशन रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर अब हम यहाँ पर अफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 4S ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर 4S क्या क्या है, कम्युनिकेशन में 4S क्या क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्टनेस, आपकी जो बात है वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट वे में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। जैसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बातों को घुमा फिरा कर नहीं करेंगे, जो बात होगी वो शॉर्ट तरीके से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कहेंगे। तो कैसी है ये, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसमें शॉर्टनेस होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में क्या हो, स्ट्रेंथ हो, आपकी बातों में दम होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों को सुन सके, उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आपके कम्युनिकेशन सिंपल होनी चाहिए, बहुत आसान भाषा में होनी चाहिए। इसके बाद सिंसियरिटी होनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन ईमानदारी से किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके 4S अफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें कई बार प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है, संचार में बाधा भी उत्पन्न होती है। तो इसमें कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे फिजिकल बैरियर हो सकते हैं। फिजिकल बैरियर में जैसे नॉइस हो सकती है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाती हूँ, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आती रहती है, तो वो क्या है, हमारे लिए फिजिकल बैरियर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर या फिर एक तरीके से यहाँ पर फिजिकल बैरियर की अगर मैं बात करूँगी, मान लो मेरी ही वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर हो गया मेरा, ठीक है। या मैं सही से नहीं बोल पा रही हूँ, या फिर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, मेरा गला खराब है, तो ये नॉइस जो है वो फिजिकल बैरियर में जाएगा। टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टेंस, दूरी भी यहाँ पर मैटर कर सकती है, तो ये सब फिजिकल बैरियर में आएगा। इसके बाद सोशियो साइकोलॉजिकल की बात करते हैं तो ये एक तरीके का स्टेटस बैरियर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है, कम्युनिकेशन में। यहाँ वास्तविकता की आप अलग धारणा लगा सकते हैं, क्लोज माइंडसेट हो सकता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आपके पास उतने वर्ड्स नहीं है, तो ये खराब वोकैबुलरी की भी बात करता है। इसके बाद है पुअर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन। आपको यहाँ पर जो ग्रामर है, आपकी नॉलेज है वो कैसी है, सही नहीं है, तो ये किस में आएगी, आपके लैंग्वेज बैरियर में आएगी। इसके बाद अगर हम अलग बात करें अन्य भाषा का अभाव, तो यहाँ पर आपको दूसरी भाषाओं का कई बार नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, आपके यहाँ लैंग्वेज के कुछ बैरियर्स थे, ये लैंग्वेज में आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स थे। इसके बाद आपके जो 4S बैरियर्स अफेक्टिव कम्युनिकेशन था। इसके अलावा यहाँ पर टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कितने तरीके का होता है। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास
समझ में आई होगी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप देख लेना, ठीक है। ये टॉपिक आप जरूर रीड कर लेना। इसके बाद मैं आपको ICT टीचिंग भी करा दूंगी, आपने मुझे बहुत बार बोला है। एंड देन जो आपका दिसंबर का करंट अफेयर रहता है, बस वही मुझे आपको कराना है, वो भी मैं आपको जनवरी के मंथ में ही कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। 1-2 दिन में आपको क्लास देखने को मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको बार बार रिवाइज कर लेना तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कहीं से प्रैक्टिस सेट्स जरूर लगा लेना। जिनका PGT का एग्जाम है वो अपनी प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना और अपने सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, आपको आगे और भी बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा।